हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 के बेसिक कंसेप्ट या फिर इंट्रोडक्शन आप बोल सकते हो। तो इससे पहले की वीडियोस में हम टेक्निक नंबर 1 पढ़ चुके थे, टेक्निक नंबर 2 पढ़ चुके थे सोल्व करने के लिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। क्लियर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टेक्निक नंबर 3। अब जो टेक्निक नंबर 1 और 2 में क्या डिफरेंस था, 3 में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें आज मैं आपको बताऊंगा। अभी जो टेक्निक नंबर 1 थी उसमें हम किसको चेंज कर रहे थे, डिपेंडेंट वेरिएबल को, ठीक है ना। और उसका पी फाइंड आउट करने के लिए हम 1 माइनस पी प्लस क्यू ऐसे 2-3 रूल लगा के हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। लेकिन जो सेकंड टेक्निक आई उसमें हमने पढ़ा कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को चेंज किया, डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज किया। और वो चेंज कब किया, जब हम इजीली सीएफ फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे और ना ही वो गिवन था। क्लियर। लेकिन अब जो थर्ड टेक्निक है उसमें क्या है वो देखिए। थर्ड टेक्निक क्या कहती है, टू सोल्व ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, यानी कि इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो सेकंड ऑर्डर की है इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, बाय चेंजिंग दी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक ये नई टेक्निक आई है। पहली दोनों टेक्निक में हम डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर रहे थे, लेकिन अब क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही चेंज हो जाएगा। इंडिपेंडेंट यानी कि जिसकी रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करते हैं, तो जिसकी रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करते हैं वो ऑपरेटर ही चेंज हो जाएगा अभी। क्लियर। तो इस टेक्निक में देखते हैं क्या खास बात है, ये कैसे दूसरी टेक्निक से अलग है भी, ठीक है ना। तो फर्स्ट और सेकंड से कैसे डिफर है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्टिंग में इस टेक्निक को पढ़ने के लिए हम इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। लेट एन इक्वेशन। अब जो इक्वेशन चाहिए हमें कौन सी चाहिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। ठीक है, ये क्या होती है, एक जर्नल फॉर्म होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर की, जहां पे आप लिख सकते हैं वेयर ये जो P, Q मैंने लिखा है एंड आर दी फंक्शंस ऑफ x ओनली। ठीक है ना, ये क्या है, फंक्शंस ऑफ x ओनली है। क्लियर। उसके बाद अब हमें क्या चेंज करना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि इसको x को चेंज करना है। क्लियर। तो लेट अब हम सपोज कर लेते हैं विच चेंज दी इंडिपेंडेंट वेरिएबल x to z with a relation z इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है, यानी कि अब हमें क्या करना है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था उसको z में चेंज कर देना है। और z में चेंज कैसे करेंगे, कि रिलेशन की हेल्प से, कि z कोई फंक्शन है x का, यानी कि इनके बीच रिलेशन होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी उठा के पुट कर दें। ठीक है, वो मैं अभी अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे कि z इज इक्वल टू फंक्शन x का, यानी कि हम z की वैल्यू x में निकाल सकते हैं और बाद में x की वैल्यू z में, जैसे मर्जी हम वैल्यू निकालें, यानी कि एक दूसरे में रिलेशन हो गया। जैसे कि z इज इक्वल टू मान लिया 1/x आ गया, तो z की तो वैल्यू 1/x, लेकिन बाद में अगर हमें x की वैल्यू z में पुट करनी है तो x को क्या पुट कर सकते हैं, 1/z पुट कर सकते हैं। यानी कि एक दूसरे से ये क्या है, रिलेट है भी। z का x बनाना हो तो भी बना सकते हैं, x का z बनाना हो तो भी बना सकते हैं। क्लियर। उसके बाद तो ये जो dy बाई डी एक्स है स्टेटमेंट के अंदर, dy बाई डी एक्स, तो अब यहां इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है। अगर मैं इसको लिखूं इस तरीके से कि dy अपॉन डी जेड और डी जेड अपॉन डी एक्स, तो ऐसा लिखना गलत नहीं होगा भी, सेम वैल्यू है, डी जेड से डी जेड कैंसिल, dy बाई डी एक्स ही तो है। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं भी। तो इसका जब डेरिवेटिव करोगे यहां से, ये तो डबल डेरिवेटिव हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्लियर। इक्वल टू जब इसका डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि दो फंक्शन है। तो यहां लिख देते हैं फर्स्ट एज इट इज, यानी कि डी वाई अपॉन डी जेड, सेकंड का डेरिवेटिव यानी कि डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं अभी। उसके बाद प्लस
अब सेकंड एज इट इज यानी कि डी जेड अपॉन डी एक्स एज इट इज। फर्स्ट का डेरिवेटिव करोगे तो डी स्केयर वाई अपॉन डी जेड स्केयर, लेकिन ये तो जेड के रिस्पेक्ट में हुआ, और जेड का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा डी जेड अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या बनी, अब मैं इसको पहले लिख लेता हूँ। तो ये आया डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्केयर हो गया, डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्केयर, इसके साथ में आया डी स्केयर वाई अपॉन डी जेड स्केयर, प्लस ये वैल्यू आई यानी कि डी स्केयर जेड अपॉन डी एक्स स्केयर, साथ में है डी वाई अपॉन डी जेड। क्लियर। अब देखो डी वाई अपॉन डी जेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल किस में चेंज हो गया, जेड के अंदर। अब इन वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है ना, ये हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। क्लियर, कि ये जो हमारी वैल्यूज आई हैं इनको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी ये, तो यहां से वैल्यू क्या बनेगी, डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्केयर और इंटू में डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर, सॉरी जेड स्केयर, इस तरीके से। उसके बाद प्लस ये आएगा डी स्केयर जेड अपॉन डी एक्स स्केयर इंटू में डी वाई अपॉन डी जेड, प्लस पी इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये है, तो डी जेड अपॉन डी एक्स पहले लिख लेते हैं, और ये डी वाई अपॉन डी जेड, प्लस क्यू वाई इजक्वल टू क्या आया, आ रहा है अभी। क्लियर। अब देखो इन दोनों में से डी वाई अपॉन डी जेड कॉमन है, तो यहाँ से हम लिखेंगे डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्केयर, और साथ में है डी स्केयर वाई अपॉन डी जेड स्केयर, प्लस डी वाई बाई डी जेड कॉमन लोगे तो ऐसे क्या बनेगा, डी स्केयर जेड अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस पी डी जेड अपॉन डी एक्स। ठीक है ना, और इनटू में क्या बना, ये डी वाई अपॉन डी जेड प्लस क्यू वाई इजक्वल टू आर। लेकिन अब हमें ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x से z में चेंज किया है इसका कोफिशिएंट क्या चाहिए 1, तो डिवाइड करेंगे सारे इक्वेशन को किससे, डी जेड अपॉन डी एक्स के होल स्केयर से। तो यहाँ जब डिवाइड करोगे तो ये आएगा डी स्केयर वाई अपॉन डी जेड स्केयर, इसका तो कोफिशिएंट 1 होगा, प्लस यहाँ ये क्या है डी स्केयर जेड अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस पी डी जेड अपॉन डी एक्स, इसके डिवाइड में क्या आएगा डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्केयर, और इस पूरे के साथ यहाँ वैल्यू क्या आएगी डी वाई अपॉन डी जेड, प्लस क्यू के डिवाइड में भी क्या आएगा अभी ये, इनकी सेम से हमने डिवाइड करना पड़ेगा। तो डी जेड अपॉन डी एक्स के होल स्केयर से हमने डिवाइड किया, तो इक्वल टू आर के डिवाइड में भी क्या आएगा डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्केयर। क्लियर। तो ये वाली फॉर्म आ गई भी। अब यहाँ से देखिए इसको मैं लिख देता हूं विच इज इन द फॉर्म ऑफ ये किस फॉर्म में है डी स्केयर वाई अपॉन डी जेड स्केयर, प्लस इस पूरे को मैं P1 मान लेता हूं, P1 डी वाई अपॉन डी जेड, प्लस इसको मान लिया Q1 और इसके साथ क्या था y था भी, Q1 y इजक्वल टू इस पूरे को मान लिया R1। अब आप सोच रहे हैं कि इसको P1 Q1 R1 क्यों माना, क्योंकि देखो पिछली टेक्निक में यहाँ जो भी चेंज होता था P डैश की वैल्यू उसको हम क्या मानते थे P डैश, और P डैश की वैल्यू कैसे निकाली थी Q माइनस 1/4 P स्केयर माइनस 1/2 dP बाई डी एक्स, उसको P डैश नाम दिया था। अगर यहाँ भी हम P डैश नाम देते तो आपको लगता है सर ये तो पिछली टेक्निक वाला काम हो गया, P डैश ऐसे निकालें या पीछे वाले से निकालें, क्योंकि ये अलग अलग नेमिंग हमें रखनी होती है, इससे हमें क्लियर कट होता है। अभी P1 यानी कि थर्ड टेक्निक की बात हो रही है, अभी P डैश यानी कि सेकंड टेक्निक की बात हो रही है, तो इस वजह से जस्ट नेमिंग है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है अभी। यानी कि ये हमने P1 मान लिया, ये हमने ये जो आया Q के डिवाइड में डेरिवेटिव का होल स्केयर ये Q1 मान लिया, और ये R बाय दिस इसको क्या मान लिया R1, और स्टार्टिंग में तो ये PQR ही थे। क्लियर। अब यहाँ से दो केस बन के सामने आएंगे भी। अब वो दो केस क्या है, मैं पहला केस बता देता हूं भाई आपको। केस 1 क्या कहते हैं, चूज, अब हमें चूज करना है भी z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स सच दैट कोफिशिएंट ऑफ
dy बाई डी एक्स यानी कि इक्वल टू क्या हो 0। कोफिशिएंट क्या था dy बाई डी एक्स का, वो क्या था p1, कोफिशिएंट ऑफ dy बाई डी एक्स इनकी p1 व्हेन, अब अगर p1 की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। अब हमने इस z को, इस z की वैल्यू इस तरीके से निकालनी है कि इसका कोफिशिएंट dy बाई डी एक्स का क्या हो जाए 0 हो जाए, और इसका कोफिशिएंट क्या है p1 की वैल्यू 0 और p1 की वैल्यू ये है, इस सभी को हम क्या पुट करेंगे 0, तो यहां से वैल्यू आएगी, ये देखो यहां से डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड अपॉन डी एक्स अपॉन ये क्या है डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि इस P1 को हमने 0 ले लिया। अब डेनोमिनेटर में जो भी है राइट साइड 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, ये क्या होगा 0, तो यानी कि न्यूमरेटर की वैल्यू 0 रही होगी। तो इसको मैं लिख लेता हूं कि डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू आया माइनस पी और डी जेड अपॉन डी एक्स के, क्लियर। उसके बाद अब डी जेड अपॉन डी एक्स को डिवाइड में ले आते हैं, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, इसको भाग करना है डी जेड अपॉन डी एक्स से इक्वल टू क्या है माइनस पी, ठीक है। आप क्या करते हैं दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लेते हैं, ठीक है। जब आप यहां इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, नीचे तो फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, फंक्शन को टी पुट करोगे तो डेरिवेटिव इनटू दिस वो dt हो जाएगा। तो दिस मीन्स अगर नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log ऑफ डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू e टू दी पावर माइनस में ये p और इसका इंटीग्रेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि जो p1 है ये क्या है p था, जो यहाँ पे p था, p1 को हमने 0 रखा था, p1 तो वो सारा था, ये जो p था वो किसका फंक्शन था भी x का, तो x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करेंगे। अब ये लोग राइट साइड जाके क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल में चेंज, ठीक है ना, जैसे मैंने यही लिख दिया तो आप इसको फिलहाल ऐसे ही लिखो, ये ओनली क्या था माइनस पी डी एक्स, ठीक है ना। अब लोग को उस साइड लेके जाओगे अब एक्सपोनेंशियल की पावर में हो जाएगा, तो स्टार्टिंग में लिख दिया था, चलो अब दोबारा फिर लिख देते हैं ए टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, ये हो गया। अब उसके बाद हमें वैल्यू किसकी निकालनी है जेड की, यानी कि चूज जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। भी जेड कैसे, जेड की वैल्यू निकालोगे तो अगेन इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो जेड इज इक्वल टू ये क्या आया इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस इंटीग्रल पी डी एक्स, ये किसकी वैल्यू आई z की वैल्यू आई भी, ठीक है। अब अगर z की वैल्यू ये आ चुकी है और हमने चूज p1 को किस तरीके से किया था 0, तो अब हम क्या मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। अब व्हेन p इज इक्वल टू 0, अगर p 0 है, ये तो हमने z की वैल्यू निकाल ली, इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, अगर p1 0 हो गया तो इक्वेशन नंबर 2 किस फॉर्म की हो जाएगी, यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर, p1 तो 0 हो गया, ये क्या बनेगा प्लस q1 y इज इक्वल टू r1। अब देखो जो q1 की वैल्यू थी वो क्या थी q अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये ध्यान रखना, जहाँ पे ये जो q1 है वो क्या था q के डिवाइड में डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर था, एंड जो r1 है वो क्या है r के डिवाइड में डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर है भी, ये q1 और r1 की वैल्यू है, यानी कि इक्वेशन 2 इस फॉर्म में हो जाएगी। अब ये तो एक क्या है नॉर्मल सी फॉर्म है जो हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर सोल्व की है, तो इसको हम सोल्व करके इजीली सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं भी, क्लियर। तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे वो आगे 4th और 5th चैप्टर वाले स्टेप्स होंगे, तो वहां से सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जा सकता है। ये है हमारा केस नंबर 1 भी, क्लियर। उसके बाद अब बात करते हैं केस नंबर 2 की, तो मैं इसको हटा देता हूँ भी केस नंबर 1 को, तो ताकि आपको केस नंबर 2 अच्छी तरीके से समझ में आए। अब ये ध्यान रखना केस नंबर 1 में जेड की वैल्यू क्या आई थी, ठीक है, साथ के साथ लिख लिया करो। अब देखो अब हमें केस नंबर 2 के अंदर इस z को चूज करना है इक्वल टू एफ ऑफ एक्स सच दैट q1 है जो
वो क्या बन जाए, कांस्टेंट। यानी कि दो तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, या तो केस 1 लगा के z की वैल्यू निकालो या केस 2 निकालो। यानी कि ये जो Q1 है वो क्या हो, कांस्टेंट हो भी। तो हम मान लेते हैं कि ये जो Q1 है उसकी वैल्यू a स्क्वायर है और ये जो a स्क्वायर है ये कोई भी कांस्टेंट है। क्लियर? इस तरीके से हमने इसको चूज किया है भी। तो अगर Q1 की वैल्यू a स्क्वायर है तो Q1 को क्या लिखा जा सकता है, Q अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, a स्क्वायर, क्योंकि Q1 की वैल्यू यही थी। देखो कंपेयर करो, यहाँ y का मल्टीपल क्या है। उसके बाद इसको राइट साइड लेके जाओगे तो Q इक्वल टू a स्क्वायर और dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, इस तरीके से। तो a स्क्वायर यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, और ये जो स्क्वायर है ये साइड क्या हो जाएगा, अंडर रूट। यानी कि ये प्लस माइनस हो सकता है इस तरीके से, अंदर लगा लो बाहर लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस है। अब टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या आया, यहाँ से तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, z आ जाएगा। यहाँ से साइन ऑफ इंटीग्रेशन और अंडर रूट के अंदर क्या है, q अपॉन a स्क्वायर का इंटीग्रेशन, और ये किस का आ सकता है, प्लस माइनस का। तो दिस मीन्स z की वैल्यू आपकी ऐसे निकलेगी भी। अब अगर z की वैल्यू ये होगी तो यहाँ से इक्वेशन 2 बिकम्स, अब इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी भी, इक्वेशन 2 ये थी, यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर, ठीक है ना, डी जेड स्क्वायर प्लस, अब P1 तो 0 नहीं होगा क्योंकि केस नंबर 2 है, तो P1 डी वाई अपॉन डी जेड प्लस Q1 की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर y इक्वल टू R1। अब आपने सिंपली इस इक्वेशन को सोल्व करना है जैसे चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 में किया था। तो या तो आपके पास ऑप्शन है केस 1 का, केस 1 में चूज करना था इस z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को इस तरीके से कि dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट यानी कि P1 0 हो। तो उस केस में जो हमारी z की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, इंटेग्रल e टू द पावर माइनस इंटेग्रल ये पी डी एक्स। या तो z की वैल्यू ये आएगी, ये किस में आई थी, केस नंबर 1 में जो अभी हमने पढ़ा था, और ये है z की वैल्यू इस तरीके से, ये है केस नंबर 2 में जो अभी हमने पढ़ा है। क्लियर? यानी कि आप किसी भी क्वेश्चन को पूरे केस नंबर 1 से भी सोल्व कर सकते हैं और केस नंबर 2 से भी सोल्व कर सकते हैं। दोनों में अलग अलग क्या है कि z की वैल्यू निकालने के तरीके बदल गए और ये इक्वेशन है वो अलग फॉर्म में चेंज हो जाएगी। वहां dy बाई डी एक्स 0 हो रहा था, सेकंड टेक्निक के जैसे इक्वेशन बन रही थी कि जैसे सेकंड टेक्निक में क्या बनी थी, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर और पी डैश वाई इक्वल टू क्यू डैश था, ठीक है ना। अब यहाँ से इस तरीके से बनेगी भी, ठीक है। केस नंबर 1 और केस नंबर 2 में ये इक्वेशन भी अलग अलग फॉर्म की बनेगी, z की वैल्यू भी अलग तरीके से निकालोगे। अब वो आपने देखना है कि आपके लिए केस नंबर 1 लगाना इजी रहेगा या केस नंबर 2 लगाना इजी रहेगा। क्लियर? और z का रिलेशन x के साथ इस तरीके से हो कि z इक्वल टू क्या हो, f ऑफ x हो। क्लियर? तो ये था भी बेसिक इंट्रोडक्शन जो आपको आना चाहिए अच्छी तरीके से। अब हम विद वर्किंग रूल एक एग्जांपल पढ़ेंगे जिससे ये जो सारी चीजें हैं आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। उसके बाद देखिए अब हम इस वर्किंग रूल के साथ इस फर्स्ट एग्जांपल को सोल्व करेंगे। एक बार वर्किंग रूल को पढ़ लेते हैं कि वर्किंग रूल क्या कहते हैं। इसमें देखिए चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x इन द टर्म्स ऑफ z। अब हमें x को इन द टर्म्स ऑफ z चेंज कर देना है एक रिलेशन के द्वारा जो z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है वो इस टाइप की बनेगी जहां p1 की वैल्यू ये होगी, q1 की वैल्यू ये और r1 की वैल्यू ये, जो साफ साफ लिखी। उसके बाद सेकंड स्टेप में फाइंड z की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है जहां dz अपॉन dx की वैल्यू क्या हो, e टू द पावर माइनस इंटीग्रल p dx हो भी। अब देखो इन दिस केस जो P1 है वो क्या होगा, 0, यानी कि dy बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट हमने 0 लिया था अभी इंट्रोडक्शन में। एंड रिड्यूस्ड इक्वेशन इज वो क्या बनेगी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर। ये P1 क्या हो गया 0, उसके बाद Q1 और फिर प्लस इक्वल टू क्या आएगा R1। उसके बाद अब ये जो स्टेप है यहाँ ये मेन है भी, इसको ध्यान से समझना। एडिटर में लिखा है इफ इवेल्युएशन ऑफ dz अपॉन dx, अगर dz अपॉन dx की वैल्यू आप इजीली सोल्व नहीं कर पाए तो आप क्या पुट करेंगे, dz अपॉन dx को प्लस माइनस क्यू बाई ए स्क्वायर का रूट, जहां ए स्क्वायर क्या है, कोई भी कांस्टेंट है। यानी कि जो केस नंबर सेकंड मैंने आपको बताया था, अगर फर्स्ट ना हो तो आपने सेकंड पे जाना है, अगर फर्स्ट से ही काम चल रहा है तो सेकंड को आपने देखना तक भी नहीं है अभी, ये ध्यान रखना है। क्लियर? उसके बाद
तो इस फॉर्म में आपने चेंज कर दिया। फॉर दिस चॉइस अगर आपने ये चूज किया है P1 मस्ट बी कांस्टेंट, तो P1 का कांस्टेंट होना जरूरी है, P1 की वैल्यू x के अंदर ना आए। उसके बाद सोल्व द रिड्यूस्ड इक्वेशन एज डायरेक्टेड इन द प्रीवियस चैप्टर, जैसे 4th और 5th में पढ़ा था, तो इस रिड्यूस्ड इक्वेशन को आप उनके हेल्प से सोल्व कर सकते हैं। और उसके बाद लिखा है दिस गिव्स द वैल्यू ऑफ y इन द टर्म्स ऑफ z। इसमें क्या आएगी, y की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ z आएगी, और बाद में आपने z की वैल्यू को x में रिप्लेस कर देना, वो हमारा क्या होगा, फाइनल सॉल्यूशन। तो यहां से देखिए, यहां से आपको और समझ में आएगा। अब देखो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो नॉर्मल फॉर्म में गिवन है, यानी कि इसका कोएफिशिएंट 1 है और हमें किसी से डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। और ये मैंने बता रखा अगर राइट साइड में 0 हो तो क्वेश्चन को निकालना और भी ज्यादा सिंपल हो जाता है, यानी कि हमने इसमें PI नहीं निकालना पड़ता, अकेला CF से काम चल जाता है भी। तो यहां से हम लिख लेते हैं द गिवन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में है भी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी और डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इजक्वल टू आर की फॉर्म में है, जहां पे वेयर p इजक्वल टू है, p की वैल्यू है 2/x और q की वैल्यू है यहां से a स्क्वायर बाय x टू द पावर 4 एंड जो r है वो हमारा 0 है भी। क्लियर। उसके बाद अब हमें क्या सपोज करना है कि लेट dz अपॉन dx, उसको हमने e टू द पावर माइनस p dx सपोज कर लेना है, ठीक है ना, जो सेकंड स्टेप था। अब आपको लग रहा है सर सेकंड क्यों लिख रहे हो, पहले फर्स्ट तो लिखो, अभी बताएंगे उसको। पहले आपने dz अपॉन dx को लिखना है भी, तो जो dz अपॉन dx की वैल्यू आएगी e टू द पावर माइनस p की वैल्यू क्या है 2/x dx। जब आप इसको सोल्व करोगे तो e टू द पावर माइनस 2 बाहर 1/x का इंटीग्रेशन करोगे तो log x, तो इस -2 को यहाँ पावर में लिखा जा सकता है, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 1/x स्क्वायर। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई, dz अपॉन dx की। अब अगर dz अपॉन dx की वैल्यू 1/x स्क्वायर आई है, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, दिस इंप्लाइज जो z की वैल्यू आएगी 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा -1/x। ठीक है, उसके बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, बाय पुटिंग z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि ये वैल्यू आई है -1/x, इक्वेशन 1 बिकम्स, अब ये जो इक्वेशन 1 है वो किस फॉर्म की बन जाएगी भाई, इस वाली फॉर्म की। ठीक है, यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस P1 डी वाई अपॉन डी जेड प्लस Q1 y इज इक्वल टू क्या आएगा R1 आएगा भी, यानी कि इस फॉर्म में बन गई वो, जहां पे P1 क्या होगा 0, क्योंकि dz अपॉन dx को इक्वल टू दिस तभी लेना है जब हम dy बाई dz का कोफिशिएंट क्या लेते हैं 0 लेते हैं, ये जो फर्स्ट केस मैंने बताया था। ठीक है ना, उसके बाद जब P1 तो 0 है, Q1 की वैल्यू क्या आएगी, Q डिवाइड में dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, तो Q की वैल्यू क्या है ये रही भी, तो a स्क्वायर बाय x टू द पावर 4। ठीक है, अपॉन dz अपॉन dx कितना आया था 1/x स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर करोगे तो 1/x टू द पावर 4, इससे ये कैंसिल हुआ तो इसकी वैल्यू क्या आई a स्क्वायर। और जो R1 बनेगा भी, R1 यानी कि R के डिवाइड में dz अपॉन dx का होल स्क्वायर आएगा। अब r की वैल्यू क्या है 0, 0 डिवाइड समथिंग करोगे तो वो क्या बनेगा 0। अब ये वैल्यू इनके अंदर पुट कर देते हैं, तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको आगे कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर। ठीक है, P1 तो क्या है 0, ये सारा 0 हो गया, प्लस Q1 की वैल्यू क्या आई है a स्क्वायर और y इज इक्वल टू R1 क्या है 0। अब इसमें हम सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, दिस सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनेगी डी स्क्वायर और प्लस का a स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0, जहां पे कैपिटल D हमने इस तरीके से चूज किया कि वो क्या हो d बाय डी जेड हो गई। क्लियर। अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, देन
ऑक्सिलरी इक्वेशन देखो क्या बनेगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो डी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का ए स्क्वायर, डी स्क्वायर की वैल्यू और माइनस ए स्क्वायर का रूट करोगे तो प्लस माइनस ए आयोटा आएगी, ठीक है ना। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा सी एफ, ठीक है, वो क्या बनेगा, सी एफ यानी कि e टू द पावर अल्फा एक्स, वो तो क्या हो गया 0, अल्फा की वैल्यू 0 है यानी कि 1 हो गया वो। तो उसके बाद C1 कोस बीटा एक्स यानी कि a, और अब x नहीं है किसके अंदर है, z के अंदर, तो ये क्या बनेगा ए जेड प्लस C2 साइन ए जेड। अब देखो क्या इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल पाएगा 1 ओवर एफ ऑफ डी, और राइट साइड में तो क्या है 0 है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा ही नहीं। दिस मीन सी एफ ही हमारा कंप्लीट क्या बन जाएगा y। अब y की वैल्यू आई है इन द टर्म्स ऑफ z, जैसा कि मैंने यहाँ बताया था द वैल्यू ऑफ y इन द टर्म्स ऑफ z आएगी, फिर z को x की टर्म में रिप्लेस कर देना है अभी। तो अब देखो z की वैल्यू कहाँ आई थी, ये आई थी z की वैल्यू। तो यहाँ जब पुट करोगे तो y इज इक्वल टू C1 कोस ए, तो z की वैल्यू क्या आई थी -1/x आई थी, तो z की वैल्यू -1/x पुट करोगे तो माइनस का a बाय क्या हो जाएगा x, और कोस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कोस थीटा, इनकी प्लस का ये a/x लिखो इसको। उसके बाद प्लस C2 साइन, ये क्या बनेगा माइनस का a/x, और साइन ऑफ माइनस थीटा को मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ माइनस का साइन थीटा। तो ये हमारा क्या होगा भाई रिक्वायर्ड जर्नल सॉल्यूशन, क्योंकि इसके अंदर पी था ही नहीं, यानी कि पी के नाम का यहाँ प्लस 0 लगा देंगे। अब राइट साइड में अगर कुछ वैल्यू होती है तो दिस मीन्स हम पी भी निकालेंगे, क्लियर, क्योंकि बिना पी तो क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाता है, और पी के साथ करेंगे तो इसकी लेंथ थोड़ी और बढ़ जाएगी। तो एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका dz अपॉन dx की वैल्यू निकालना, सेकंड स्टेप फिर आपने z की वैल्यू निकालना, फिर थर्ड स्टेप कि z की वैल्यू पुट करके इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आना। अगर आप z की वैल्यू ऐसे निकालते हैं तो केस नंबर फर्स्ट होगा जहां p1 की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी 0 रहेगी। उसके बाद ये वैल्यूज आपने इक्वेशन के अंदर पुट करनी है, पुट करने के बाद सिंबॉलिक और आगे तो सारा आपको पता ही है भी, तो मेन मुद्दा ये है। लेकिन अगर dz बाई dx की वैल्यू आसानी से ना निकले तो फिर ये सेकंड वाला जो केस है ये यूज करोगे, dz अपॉन dx को प्लस माइनस क्यू बाई स्क्वायर का अंडर रूट पुट करोगे, क्लियर। तो यहाँ से आपको बहुत कुछ समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग सभी सोल्व करवाएंगे। तो तब तक के लिए देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।